नमस्ते। आज हम इतिहास के पन्नों से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बेहद रोमांचक और महाकाव्य जैसी गाथा को समझने वाले हैं। चलिए, बिना देर किए सीधे इस ऐतिहासिक सफर में गोता लगाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, भारत जैसा विशाल देश, जहां इतनी सारी भाषाएं, अलग अलग धर्म और संस्कृतियां मौजूद हैं, वहां अचानक पूरे देश में राष्ट्रवाद की ये भावना जागी कैसे? इतने सारे लोग जो शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो एक झंडे के नीचे कैसे आ गए? यही तो असली रहस्य है जिसे हम आज की इस प्रस्तुति में सुलझाने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा, सत्याग्रह की शुरुआत। फिर जन आंदोलन और असहयोग। उसके बाद दांडी मार्च। पांचवां है राष्ट्रीय प्रतीक और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन और हमारी आजादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, राष्ट्रवाद का उदय और इस पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या असर पड़ा। अब देखिए, विश्व युद्ध तो भारत के बाहर लड़ा जा रहा था, लेकिन इसका सीधा और भयानक असर हमारे देश पर पड़ा। हुआ क्या कि युद्ध का खर्च निकालने के लिए अंग्रेजों ने कर यानी टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। महंगाई आसमान छूने लगी और मानो इतना काफी नहीं था तो उसी वक्त फसलें भी बुरी तरह बर्बाद हो गईं। इसके ऊपर से गांव से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। इस पूरी आर्थिक तबाही ने देश के हर आम इंसान के अंदर गुस्से की एक बहुत बड़ी आग भड़का दी थी। एक समय था जब पूरी दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहती थी, सम्मान से भी और शायद थोड़े लालच से भी। लेकिन कुछ ही सदियों के भीतर ये चिड़िया पिंजरे में कैसे कैद हो गई? ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी भयंकर आर्थिक त्रासदी का दस्तावेज है जिसे समझना हर छात्र के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की रूपरेखा देख लेते हैं। हम इस पूरे इतिहास को 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, सोने की चिड़िया पर कब्जा। दूसरा, कृषि का व्यवस्थित शोषण। तीसरा, 1770 का भयंकर बंगाल अकाल। चौथा, कपड़ा उद्योग का पतन। पांचवां, विद्रोह और साम्राज्यवादी प्रतिशोध। और अंत में स्वतंत्रता और आर्थिक विरासत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सोने की चिड़िया पर कब्जा, एक समृद्ध राष्ट्र। अंग्रेजों के आने से पहले भारत कोई गरीब या संघर्ष करने वाला देश बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक विशाल आर्थिक शक्ति था। जरा इस आंकड़े पर गौर करें। ब्रिटिश शासन से पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी पूरे 25% थी, यानी दुनिया की 1/4 दौलत। यहाँ की जमीन सिर्फ अनाज नहीं बल्कि समृद्धि उगाती थी। दुनिया भर के बाजारों में हमारे मसालों और कपड़ों की जबरदस्त मांग थी। पूरी दुनिया के लिए भारत व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। लेकिन फिर साल 1757 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। किसी महान युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि धोखे और साजिश से। और बस इसी एक दिन कंपनी सिर्फ व्यापार करने वाली एक इकाई से बदलकर रातों रात एक राजनीतिक शासक बन बैठी। ऐसा कहा जाता है कि जब क्लाइव मुर्शिदाबाद के खजाने में घुसा तो वहां इतनी दौलत थी कि उस समय के लंदन शहर की पूरी संपत्ति भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। और बस यहीं से शुरू हुआ भारत की अकूत संपत्ति का एक तरफा निकास। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कृषि का व्यवस्थित शोषण, यानी जमीन को पूरी तरह निचोड़ना। शासक बनने के बाद कंपनी की गिद्ध दृष्टि भारत की सबसे बड़ी ताकत पर पड़ी, और वो ताकत थी हमारी कृषि और जमीन। उन्होंने लूट का एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जिसने किसानों की कमर ही तोड़ दी। यहां एक बेहद अहम ऐतिहासिक बिंदु आता है, दीवानी अधिकार। 1765 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से ये अधिकार हासिल कर लिए। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा के करोड़ों किसानों से टैक्स या कहें लगान वसूलने का पूरा कानूनी अधिकार था। जरा सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी जिसका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, वो अब टैक्स वसूलने वाली सरकार बन चुकी थी। इसका नतीजा क्या हुआ? इस भयानक आंकड़े को देखिए, 50%। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारतीय किसान अपनी उपज का लगभग 10% हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में देते थे, और इसके बदले में राजा संकट के समय उनकी पूरी मदद भी करता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसे सीधे बढ़ाकर 50% से भी ज्यादा कर दिया। इसका मतलब था कि चाहे सूखा पड़े, भयानक बाढ़ आ जाए या पूरी फसल बर्बाद हो जाए,
किसानों को हर हाल में अपनी जमीन या घर के गहने बेचकर भी ये भारी भरकम टैक्स चुकाना ही पड़ता था। और इसी भयानक लूट का नतीजा था हमारा तीसरा भाग, 1770 का बंगाल अकाल, एक पूरी तरह से मानव निर्मित आपदा। इस व्यवस्थित शोषण के इंसानी नतीजे इतने खौफनाक थे कि रूह कांप जाए। 10 मिलियन यानी पूरे 1 करोड़ लोग। इस संख्या को थोड़ा ठहर कर समझने की कोशिश करते हैं। 1770 के इस अकाल में 1 करोड़ लोगों ने भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। ये उस समय बंगाल की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा था। नदियां लाशों से अटी पड़ी थीं और शमशानों में लकड़ियां तक कम पड़ गई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये सिर्फ बारिश न होने का नतीजा नहीं था। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि कैसे ये अकाल कुदरत की मार नहीं बल्कि एक मानव निर्मित नरसंहार था। जब आसमान से आग बरस रही थी और खेत सूख रहे थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम अनाज से ऊपर तक भरे हुए थे। लेकिन उन्होंने भूख से मरती जनता को वो अनाज देने के बजाय उसे बेहद ऊंचे दामों पर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। और इससे भी ज्यादा क्रूर बात क्या हो सकती है? उसी साल जब 1 करोड़ लोग मर रहे थे, कंपनी ने लगान में 10% की बढ़ोतरी कर दी। उनका तर्क ये था कि जो लोग मर गए हैं उनके हिस्से का टैक्स अब उन लोगों को देना होगा जो अभी जिंदा बचे हैं। ये सिर्फ क्रूरता थी, शुद्ध क्रूरता। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, कपड़ा उद्योग का पतन यानी बुनी हुई हवा का दुखद अंत। कृषि को पूरी तरह तबाह करने के बाद उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र की ओर रुख किया। भारत का कपड़ा उद्योग, जो उस समय पूरी दुनिया में अपनी उत्कृष्टता के लिए मशहूर था, उसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि ढाका की मलमल इतनी बारीक होती थी कि उसे अक्सर बुनी हुई हवा कहा जाता था। और यूरोप के बाजार भारतीय कपड़ों के दीवाने थे। लेकिन अंग्रेजों के तथाकथित मुक्त व्यापार का असली चेहरा कुछ और ही था। भारत के कपड़ों पर ब्रिटेन में 80% तक का भारी आयात शुल्क लगा दिया गया। मकसद साफ था, इन्हें इतना महंगा कर दो कि कोई इन्हें खरीद ही ना सके। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन की मिलों में बना खुरदुरा और घटिया कपड़ा बिना किसी टैक्स के बिल्कुल 0% शुल्क पर भारत के बाजारों में पाट दिया गया। ये कोई व्यापार नहीं था, ये एक फलते फूलते उद्योग की सरेआम हत्या थी। और ये केवल कोई आर्थिक तबाही भर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। साल 1834 में स्वयं गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक बेहद भयानक बात लिखी थी। भारत के मैदान बुनकरों की हड्डियों से सफ़ेद हो गए हैं। उन्होंने खुद ये माना कि लाखों बुनकर जो सदियों से दुनिया को कपड़े पहनाते थे, वे अब भूख से दम तोड़ रहे थे। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज तो यहाँ तक बताते हैं कि जो बुनकर अपना हुनर कंपनी के हवाले नहीं करते थे, उनके अंगूठे तक काट दिए गए ताकि वो दोबारा कभी कपड़ा न बुन सकें। अब हम आते हैं 5वें भाग पर, विद्रोह और साम्राज्यवादी प्रतिशोध यानी उबलता हुआ बिंदु। जब किसानों की कमर पूरी तरह टूट गई, बुनकरों के हाथ कट गए और करोड़ों लोग भूख से मर गए, तो जाहिर है कि यह भीषण आर्थिक और सामाजिक दबाव एक ज्वालामुखी बनकर फटने वाला था। 1857 में देश का पहला सबसे बड़ा विद्रोह हुआ, जिसने अंग्रेजों की नींव पूरी तरह हिलाकर रख दी। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान पूरे देश में वंदे मातरम के नारों के साथ भारी विरोध प्रदर्शन हुए। वंदे मातरम अब केवल एक गीत नहीं रहा था, ये आज़ादी के दीवानों की एक सामूहिक आवाज बन चुका था। और फिर 1919 में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निर्दोष लोगों पर जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। इन्हीं अनगिनत संघर्षों और दशकों के खून पसीने के बाद अंततः 1947 में आज़ादी का सवेरा हुआ। लेकिन 1857 के उस पहले विद्रोह के तुरंत बाद जो संरचनात्मक तबाही मचाई गई, उसे समझना बहुत जरूरी है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन ने नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। लेकिन क्या इससे जमीनी हालात सुधरे? बिल्कुल नहीं। मुगलों की सत्ता का मुख्य केंद्र रहे ऐतिहासिक लाल किले को बुरी तरह से लूटा गया। अंग्रेजों ने किले के 80% से ज्यादा हिस्से को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह पर अपने सैनिकों के रहने के लिए भद्दे बैरक खड़े कर दिए। और रेलवे का निर्माण? हमें अक्सर लगता है कि रेलवे हमारा विकास करने के लिए बनाई गई थी। जी नहीं, रेलवे का निर्माण किसी स्थानीय सुविधा के लिए नहीं, बल्कि भारत के अंदरूनी खेतों से कपास, अनाज और कच्चे माल को तेजी से बंदरगाहों तक खींचने के लिए किया गया था, ताकि उन्हें जल्द से जल्द ब्रिटेन भेजा जा सके। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम यानी छठे भाग पर पहुंचते हैं। स्वतंत्रता और आर्थिक विरासत, अपनी संप्रभुता को पुनः प्राप्त करना। 200 सालों की गहरी गुलामी, अथाह लूट और अनगिनत कुर्बानियों के बाद अंततः औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ।
15 अगस्त 1947। ये तारीख और ये स्थान दोनों ही बेहद प्रतीकात्मक हैं। जिस लाल किले को अंग्रेजों ने इतने व्यवस्थित तरीके से लूटा था, जिसके खूबसूरत महलों को तोड़कर वहां अपनी सेना के बैरक बनाए थे, ठीक उसी किले के लाहौरी गेट पर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया। संप्रभुता और आज़ादी उसी ऐतिहासिक स्थल पर लौट आई थी जिसे एक समय पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया था। लेकिन जाते जाते अंग्रेज एक ऐसा देश पीछे छोड़ गए जो भयंकर गरीबी से टूट चुका था और जिसे उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया था। इसलिए आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बेहद गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। एक ऐसा राष्ट्र जिसे दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा रखने से लेकर पूरी तरह कंगाल होने तक का दर्दनाक सफर तय करना पड़ा हो, उस राष्ट्र का ये ऐतिहासिक संघर्ष और उसकी ये विरासत आज की इस आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस तरह आकार देती है। ये कोई अतीत की बात नहीं है, ये आज भी प्रासंगिक है और इस पर विचार करना हर विद्यार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए अब आते हैं दूसरे चरण पर, सत्याग्रह की शुरुआत, जो विरोध का बिल्कुल एक नया तरीका था। साल 1915 ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे और वो अपने साथ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार लेके आए थे, सत्याग्रह। इसका सीधा सा मतलब था सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना। मतलब अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आपको हथियार उठाने या शारीरिक बल दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और गांधी जी ने इस विचार को सिर्फ कागज पर नहीं रखा, बल्कि जमीन पर उतार कर दिखाया। 1915 में लौटने के बाद उन्होंने 1917 में चंपारण के नील किसानों के लिए आवाज उठाई। उसी साल खेड़ा में जब अकाल पड़ा तो दमनकारी टैक्स के खिलाफ आंदोलन किया और फिर 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक के लिए लड़े। और ये सभी शुरुआती आंदोलन पूरी तरह सफल रहे। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ पढ़ते हैं, जन आंदोलन और असहयोग। कैसे ये स्थानीय विरोध अचानक पूरे देश में फैल गए। अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म बढ़ता जा रहा था और फिर 13 अप्रैल 1919 को इतिहास का वो सबसे काला दिन आया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए बहुत ही शांति से इकट्ठा हुए थे, लेकिन जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट के तहत बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद कर दिया और उस निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस दर्दनाक और क्रूर नरसंहार ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस भयानक घटना के बाद देश शांत नहीं बैठने वाला था। शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की। ये कोई हथियारों वाली लड़ाई नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से साफ इनकार कर देना। लोगों ने ब्रिटिश स्कूलों, अदालतों और विदेशी सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार करना शुरू कर दिया। मकसद ये था कि अगर हम सहयोग ही नहीं करेंगे तो उनका प्रशासन चलेगा कैसे। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए खिलाफत आंदोलन को भी इसी में मिला लिया गया। सब कुछ एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका था। लेकिन फिर 1922 में चोरी चौरा की घटना हो गई। एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। जैसे ही गांधी जी को यह पता चला, उन्होंने तुरंत बिना कोई देरी के इस पूरे असहयोग आंदोलन को वहीं रोक दिया। ये कदम दिखाता है कि वो अहिंसा के अपने उसूलों को लेकर कितने सख्त थे। हमारा चौथा चरण है दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा। मतलब अब बात सिर्फ सहयोग से इनकार करने की नहीं थी, बल्कि सीधे कानून तोड़ने की थी। आज़ादी की मांग अब रुकने वाली नहीं थी। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो उसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। इसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में एक ऐतिहासिक मांग रखी गई, पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी। और इसी आग ने जन्म दिया 1930 के ऐतिहासिक दांडी मार्च को, जहां गांधी जी ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़ने का फैसला किया। यहां आकर आज़ादी की लड़ाई का तरीका पूरी तरह बदल गया था। अब भारतीय सिर्फ ब्रिटिश सिस्टम का बहिष्कार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो खुलेआम उनके अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ रहे थे। दांडी के समुद्र तट पर गांधी जी का मुट्ठी भर नमक उठाना सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल था, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। आइए 5वें हिस्से पर चलते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक और एकता, सामूहिक पहचान ने कैसे कमाल किया। आपको क्या लगता है, ये आंदोलन सिर्फ कुछ बड़े नेताओं के दम पर चल रहा था? बिल्कुल नहीं। इसमें आम जनता सड़कों पर थी। किसान और आदिवासी अपने हकों के लिए लड़ रहे थे
औरतें घरों से बाहर आकर जुलूस निकाल रही थीं और नमक बना रही थीं। छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए थे, मजदूरों ने कारखानों में हड़ताल कर दी थी और भगत सिंह जैसे युवा नेता तो देश के हर नौजवान के खून में उबाल ला रहे थे। ये सही मायने में एक विशाल जन आंदोलन था। लेकिन इतने अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं था। इसके लिए काम आए हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। भारत माता की तस्वीर ने लोगों के मन में देश को एक मां का रूप दिया, जिसकी रक्षा करना हर किसी का फर्ज बन गया। रैलियों में हवा में लहराता तिरंगा झंडा एकता का सबसे बड़ा और ठोस सबूत बन गया। और वंदे मातरम जैसे गीतों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक करोड़ों लोगों को एक ही देशभक्ति की आवाज में पिरो दिया। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी चरण पर, भारत छोड़ो और हमारी स्वतंत्रता। 1940 का दशक आते आते लोगों के सब्र का बांध टूट चुका था। अब और इंतजार नहीं। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और एक ऐसा नारा दिया जिसने पूरे देश में बिजली दौड़ा दी, करो या मरो। अंग्रेजों से साफ कह दिया गया कि तुरंत भारत छोड़ो। इसके जवाब में अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, लेकिन अब भारत की इस इच्छा शक्ति को दबाना किसी के बस की बात नहीं थी। सालों के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और लोगों की एकजुटता का ही नतीजा था कि 1947 में आखिरकार एक अजेय साम्राज्य को घुटने टेकने पड़े। इस पूरी गाथा का एक ही सबसे बड़ा सार है, एकता में बल है। ये सच में करोड़ों लोगों की एक संयुक्त आवाज थी जिसने इतिहास पलट कर रख दिया। तो इस ऐतिहासिक सफर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर उस दौर में लोगों की संपूर्ण एकता और अहिंसक दृढ़ संकल्प में इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य को उखाड़ फेंका, तो आज हम सामूहिक एकजुटता की इस अपार शक्ति को अपनी वर्तमान दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इतिहास सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं है, यह हमें आगे का रास्ता भी दिखाता है। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।